सफ़र है मेरा जो तूफ़ानों के डर से रुकता नहीं। ध्यान से सुनिए, सफ़र है मेरा जो तूफ़ानों के डर से रुकता नहीं। एक बार इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया मैंने। एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और सरल से सरलतम प्रश्नों की श्रृंखला में आज का सेगमेंट फोकस्ड है मुगल साम्राज्य पर। मुगल साम्राज्य के वो सरलतम प्रश्न। अब मैं अपनी टेस्ट सीरीज को 3 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। एक एकदम सरलतम प्रश्न, दूसरे जो थोड़े से कठिनतम हैं, और फिर थर्ड सेक्शन में एकदम कठिन प्रश्न जिनकी आपके सिलेक्शन में कोई बहुत निर्णायक भूमिका तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ऐसे 2-4 प्रश्न आप सरल गलत कर दें तो उन प्रश्नों की वजह से जो आप सही कर पाएँ आप सेफ जोन में रहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोगों का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ ही गया है और आप विशेष तौर पे देख पा रहे होंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना। ऑल ऑफ यू नो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो वो ये कह रहा है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। वो डेट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। 21 अप्रैल 1529। कहीं गलती से इसको मत चुनिएगा, क्योंकि डेट यहाँ भी 21 है, डेट यहाँ भी 21 है और मामला 1526 वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका जवाब सही दिया होगा और ये जवाब है 21 अप्रैल 1526। इब्राहिम लोदी और बाबर ने इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। तोपों का पहली बार विशालकाय पैमाने पर प्रयोग हुआ। मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पर कहिए तो पूछ लूँ, भारत में तोपों का प्रयोग मुगलों के संदर्भ में बाबर ने पहली बार किस युद्ध में किया। यद्यपि कि वो छोटा ही युद्ध है, और ध्यान रखिएगा 1519 में बाबर ने बाजौर या भीरा के युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और अगर कभी भी ये प्रश्न आपसे इस तरह पूछा जाए कि ये बताइए बाबर ने भारत में तोपों का पहली बार प्रयोग किस युद्ध में किया, 1519 बाजौर भीरा का युद्ध अगर ऑप्शन में है तो यही चुना जाएगा। कभी भी आप पानीपत को नहीं चुनेंगे। फिलहाल अगर बाजौर का ऑप्शन विकल्प में नहीं है तो आप पानीपत को चुन सकते हैं। और विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, पानीपत के युद्ध में तोपों ने एक विनाशकारी और एक निर्णायक रोल प्ले किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 सामने है और ये कह रहा है कि वो कौन सा मुगल शासक है जो 2 बार गद्दी पर बैठा। जो 2 बार, सरलतम प्रश्न है और अगर इसमें अभी कर लेंगे आप इस प्रश्न को, और अगर क्योंकि इसमें अगर बाय द वे औरंगजेब होता तब आपको दिक्कत होती है ना। 2 बार गद्दी पर बैठा तो वो हुमायूं है। आपको पता है 15 वर्षों तक भारत से बाहर निर्वासित रहा था। औरंगजेब के संदर्भ में ये बात आनी चाहिए कि वो 2 बार राज्याभिषेक, बोलते हैं 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ, तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब के हुआ। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इस प्रश्न को मैंने कई बार डिस्कस किया है। शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 सामने है, सिक्कों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और चूंकि आज की श्रृंखला केवल और केवल मुगल पीरियड पे फोकस्ड है, तो ये क्वेश्चन भी ओवरऑल मुगल काल का ही है। आना सिक्का किसने प्रचलित किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जवाब यहाँ पर शाहजहां है और मुझे उम्मीद है आपने सही जवाब दिया होगा। मुझे ये बताइए कि जो रुपया प्रवर्तित है, रुपया शेर शाह सूरी के द्वारा प्रवर्तित रुपया चांदी का सिक्का है,
और ये सिक्का है आना। तो रुपए और आने के बीच में कितना अनुपात था, बता पाएंगे? तो ठीक ही है, और आप ऐसे समझ लीजिए 1:16। आज भी आप सामान्य ग्रामीण परिवेश में यूज़ करते हैं 4 आना, 8 आना, 12 आना, 1 रुपया। 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसा, 12 आना मतलब 75 पैसा, और आगे 16 आना यानी 1 रुपया। और इस तरह आप ये देख पा रहे हैं 1 रुपया यानी 16 आना। और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर नज़र डालिए, 4 पे नज़र डालिए। किस मुगल बादशाह के मकबरे में गुंबद का निर्माण नहीं है? गुंबद नहीं है, ध्यान रखिएगा, गुंबद नहीं है। और सही जवाब है अकबर। यहाँ पर मैं आपसे 2-3 बातें डिस्कस करूँगा। किस मुगल शासक ने अपना मकबरा नहीं बनवाया, या कौन सा मुगल शासक अपना मकबरा नहीं बनवा पाया? पहला नाम बाबर का है। बाबर अपना मकबरा नहीं बनवा पाया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसको अपने वतन काबुल में दफनाया जाए। ध्यान रखिएगा, काबुल में दफनाया जाए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबर को दफनाया कहाँ गया? तो बाबर को दफनाया गया आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। बाबर का मकबरा कहाँ है? मकबरा, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा मुबारक यूसुफ जई, बाबर की विधवा मुबारक यूसुफ जई ने, नाम लिख लीजिएगा, बाबर की पत्नी का नाम है ये, मुबारक यूसुफ जई ने बाबर का मकबरा काबुल में बनवाया और बाद में उसकी अस्थियों को आगरा से निकलवाकर काबुल में दफन करवाया गया। तो ये कहता है बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। बाबर अपना मकबरा नहीं बनवा पाया। बाबर का मकबरा किसने बनवाया? वो है उसकी विधवा मुबारक यूसुफ जई। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर कट चीज़ें पता चली होंगी। यहाँ से कई प्रश्न आए हैं। और फिर ध्यान रखना चाहिए, हुमायूं भी अपना मकबरा नहीं बनवा पाया। उसकी विधवा पत्नी हाजी बेगम ने उसके मकबरे का निर्माण दिल्ली में करवाया। और फिर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि तैमूरिया वंश का कब्रिस्तान कौन सा मकबरा कहा गया है? तो जवाब है हुमायूं का मकबरा। तो हम लोग जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ ही गया है और सामान्य सा प्रश्न है, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए कठिन हो। 5वां प्रश्न ये कह रहा है 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? यानी अकबर जब 9 वर्ष का था तब उसे कहाँ की सूबेदारी सौंपी गई? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, काबुल है, गजनी है, सरहिंद है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो यहाँ पे सही जवाब है गजनी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सही जवाब है गजनी। ठीक है, अकबर को 9 वर्ष में गजनी की सूबेदारी सौंपी गई थी। और ध्यान रखिएगा, इसे मुगल काल में अनुपस्थित प्रभुसत्ता की संज्ञा भी दी गई है। इसका मतलब ये है सीधे सीधे कि अगर कभी किसी को कहीं पर किसी प्रांत का सूबेदार जागीरदार बनाया जाता था
राज परिवार के किसी सदस्य को, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ जा कर के वो उसका प्रशासन खुद संभाले, और भी अधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाता था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और ये कह रहे हैं 13 वर्ष की अल्पायु में, 13 वर्ष की अल्पायु में ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। पहले तो ये भी हो सकता है कि अकबर का राज्याभिषेक किस तिथि को हुआ, तो सामने लिखा हुआ है 14 फरवरी 1556, आगरा, अमरकोट, दिल्ली और कलनौर। तो सही जवाब है कलनौर। बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया, उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया, लेकिन इस समय दिल्ली में हेमू विक्रमादित्य शासन कर रहा था। दिल्ली पर हेमू विक्रमादित्य का कब्जा हो चुका था और अब अकबर को लड़ना था दिल्ली पे हेमू विक्रमादित्य से। और आपको पता है पानीपत का दूसरा युद्ध, और हेमू वीर गति को प्राप्त हुए और अकबर एक बार पुनः मुगल साम्राज्य रीस्टैब्लिश होने जा रहा है। फिलहाल आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। आगरा और फतेहपुर सीकरी, ये कोई कहता है वर्नियर, हॉकिंस, रॉल्फेज, कौन कहता है आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़े शहर हैं, और ये कहता है कौन, आप बताएंगे। और यहाँ पर सही जवाब है रॉल्फिच। मुझे उम्मीद है आप ठीक दिशा में जा रहे हैं। हम लोगों ने केवल 7 प्रश्न अभी हल किए हैं और एक भी प्रश्न अभी मुझे उम्मीद है आपने गलत नहीं किया होगा। बैरम खान का पतन कब हुआ, और मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। और बैरम खान का पतन 55, 60, 65, 70 बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 1560 में बैरम खान विदा हो गए। मैं बताना चाहता हूँ, जब 1556 से 1560 का जो समय है वो कहलाता है बैरम खान के संरक्षण का काल। बैरम खान के संरक्षण का काल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद 1560 से 1564 तक का समय पर्दा शासन कहलाता है, अत का खेल। अब अत का खेल में कौन कौन शामिल हैं, अगर आप चाहें तो जवाब दे दें, और ये प्रश्न भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बैरम खान का जो शासनकाल का समय है, अकबर के वकील के रूप में उसने शासन किया है 1556 से 1560, और फिर 1560 से 64 पर्दा शासन। और अब देखिए वही प्रश्न जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, और यहाँ पर जवाब तुरंत आना चाहिए। यहाँ पर जवाब तुरंत आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और अकबर एवं हेमू विक्रमादित्य के बीच में, क्लियर हो रही है बात। और मोटे तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ, इसे आप गुरु मंत्र भी मान लीजिए। मेडवल इंडिया में जितने भी युद्ध हैं, सारे युद्ध क्रमानुसार जरूर याद रखिए। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ है क्या? तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ मुझे बताइए। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत आए। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 इल्तुतमिश और यल्दौज। पानीपत के 3 युद्ध, उत्तराधिकार संघर्ष में हुए युद्ध, बाबर के जीवन के 4 युद्ध, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, हुमायूं के जीवन के 4 युद्ध, अकबर की विजय, शेर शाह सूरी की 3 विशेष विजय, रायसीन, मारवाड़, कालिंजर,
युद्धों से एक प्रश्न मेडवल इंडिया में जरूर से जरूर पूछा जाता है, और अगर आप साइंटिफिकली फोकस्ड करते हैं अपनी तैयारी पर, तो सिलेक्शन का क्या है, वो तो होना ही है। सिलेक्शन का क्या है, होना ही है। पेत्रादुरा शैली का प्रयोग किस इमारत में पहली बार मिलता है, मुझे बताइए। पेत्रादुरा शैली का प्रयोग पहली बार ताजमहल, एतमाद-उद-दौला, जहांगीर, अकबर। और इतने सरल प्रश्नों में शानदार बात है, एतमाद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां के पिताजी थे गयास बेग साहब, और उन्हीं को एतमाद-उद-दौला की उपाधि दी गई। और ये मकबरा नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। आपको पता है पेत्रादुरा का पहली बार प्रयोग एतमाद-उद-दौला के मकबरे में हुआ है, और ताजमहल में इसका प्रयोग व्यापक पैमाने पर किया गया है। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर रहे हैं, बहुत शानदार जा रहे हैं हम लोग। और मुझे बताइए कि चित्रकारिता के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने की, और जल्दबाजी में कहीं आपने अगर जहांगीर को चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सही जवाब है अकबर। यहाँ पर सही जवाब है अकबर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब है अकबर। चित्रकारिता के लिए एक अलग विभाग, और इसका अध्यक्ष भी बनाया गया है किसको, बताइए, ख्वाजा अब्दुल समद। क्लियर है। जहांगीर का शासनकाल चित्रकारिता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण युग, तो वो जहांगीर का शासनकाल है। कौन सा मुगल शासक ये कहता है कि अगर एक चित्र को मेरे दरबार के सारे चित्रकार मिलकर बना दें तो भी मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि उस चित्र का कौन सा भाग किस चित्रकार ने बनाया है, और ये स्टेटमेंट है जहांगीर के लिए। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इन सूचनाओं को नोट कर रहे होंगे और अपने मस्तिष्क की याददाश्त पर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में रिवीजन के लिए आपको चीज़ों को नोट भी करना होगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, शाहजहां ने संगीत से जुड़े किस व्यक्ति को गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की, और बिना सोचे जवाब आएगा लाल खान। क्लियर हो रहा है। गुण समुंदर हैं लाल खान, और एक व्यक्ति है गुण राजा खान। वो कौन है, क्या मुझे आप बता पाएंगे? और मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। पिछले प्रश्न पत्रों में इसका जवाब मैंने दिया है, और जहांगीर यानी कि सलीम जिसका नाम है, किससे अबुल फजल साहब की हत्या करवा दी। अबुल फजल साहब का हत्यारा जहांगीर, किसके माध्यम से उसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया, तो वो हैं वीर सिंह देव बुंदेला। भाई अबुल फजल को मरवा दिया जहांगीर ने। मतलब आप सोचिए, उसको लगता था कि उसके पिता अबुल फजल की बात ज़्यादा मानते हैं, अबुल फजल का प्रभाव उसके पिता पर बहुत ज़्यादा है। उसे लगता था मुझे इग्नोर करते हैं पिताजी। जैसे ऐसा लिखा गया है कि अबुल फजल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी समय बिना किसी पूर्व आज्ञा के, बिना किसी पूर्व सूचना के अकबर के पास तुरंत पहुंच सकते थे। और अक्सर ऐसा हुआ कि अकबर सलीम के साथ व्यस्त रहा होगा
और उसी समय अबुल फजल आए होंगे और अकबर ने सलीम से कहा होगा, भाई बेटा जाओ तुम बाहर खेलो, कुछ विशेष डिस्कशन है। उसको लगता था मैं अपने पिताजी के पास हूँ और ये अबुल फजल आकर के मुझे डिस्टर्ब करता है, उसकी ये हिम्मत। और देखिए, एक महान इतिहासकार, एक महान सेनानायक, और अबुल फजल साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए एक बेवकूफ़ी की वजह से। और यहाँ पर हमेशा की तरह एक सूचना, 30,000 प्रश्नों की इतिहास की अविश्वसनीय टेस्ट सीरीज का महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है। इस महाकुंभ का आयोजन आपकी परीक्षा के आयोजन होने के एक दिन पहले तक जारी रहेगा। आपकी परीक्षाएं, जैसा कि आपको मालूम है, कमीशन ने ये सूचनाएं दी हैं कि 24 जुलाई के पहले इस नए कमीशन का गठन कर लिया जाएगा। तो 24 जुलाई से मैं ये मान सकता हूँ, एक अनुमान के मुताबिक 3 महीने लगभग परीक्षा में लग सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये परीक्षाएं आपकी अक्टूबर नवंबर के माह में आयोजित होने की संभावना है। तो इस टेस्ट सीरीज में आगामी आप 15,000 प्रश्नों में जुड़ सकने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 15,000 प्रश्न मैंने अब तक हल करवा दिए हैं। एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न हैं और एक छात्र न्यूनतम 20 प्रश्न पत्रों का पैकेज प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क मॉडल पेपर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी को देखते हुए उसको मुकम्मल करने के लिए मैंने एक रिविजनरी इतिहास की बुकलेट तैयार करवाई है। इसे मैं हमेशा पिछले कई लेक्चर्स में दिखाता रहा हूँ। ये इतिहास की 250 पन्ने की बुकलेट है, जिसमें इतिहास के तीनों खंडों को परीक्षोपयोगी दृष्टि से तैयार करवाया गया है। आपके रिवीजन में ये बुकलेट बहुत मदद कर सकती है। प्रमाण आपके सामने है। क्लास से सैकड़ों छात्रों का सिलेक्शन अब तक मुकम्मल हुआ है। आप चाहें तो इस बुकलेट को अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए प्रश्नों की तरफ। मुझे एक बात याद आती है, कबीर कहते हैं ना, बाजार में खड़े होके कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर फूके आपना वो चले हमारे साथ। अलस्य कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो धनम। अगर आप आलस करते हैं तो विद्या नहीं मिल सकती, धन नहीं मिल सकता। अलस्य कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, और विद्यार्थी के लिए सुख नहीं होना चाहिए। आप इस महासंग्राम में अगर आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने चयन, अपने सिलेक्शन, अपने जीवन, अपने कैरियर के प्रति गंभीर हैं, तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, आपको मुझसे जुड़ना चाहिए। बहुत ईमानदारी, बहुत कर्तव्यनिष्ठा और बहुत डेडिकेशन के साथ ये टेस्ट सीरीज़ आयोजित हुई है अब तक, और भविष्य में भी होती रहेगी। और इस प्रश्न पे आप नज़र डाल सकते हैं, जहांगीर ने किस सिख गुरु को उसके पुत्र खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दे दिया। जहांगीर की राजनीतिक विवेकहीनता की पराकाष्ठा है ये, और वो है 5वें सिख गुरु अर्जुन देव। और यहीं से मुगलों और सिखों के संबंध खराब हो गए। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, गुरु अर्जुन देव तक
सिख गुरुओं के एक हाथ में माला है और दूसरा हाथ अभय की मुद्रा में उठा हुआ है। छठवें गुरु हर गोविंद के कमर पे तलवार आ गई है। ध्यान रखिएगा, अब सिखों को लगा हमें संघर्ष करना होगा। उनके गुरु को मरवा दिया भाई। तो 5 सिख गुरुओं के हाथ अभय की मुद्रा में है, एक हाथ माला जप की स्थिति में है, आंखें बंद और ध्यान की मुद्रा में। 6वें सिख गुरु से 10वें सिख गुरु तक महासंग्राम का आगाज होता है और सिख गुरुओं के कमर पे तलवार बंध जाती है। और 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया। और आपको पता है फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और आंग्ल सिख संघर्ष की पराकाष्ठा वहां तक पहुंचती है। फिर आगे आप देखते हैं बंदा बहादुर, बहुत सारी बातें हैं, हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि औरंगजेब इतिहास में दया का पात्र है, दया का पात्र है, दया का पात्र है। कैसा शासक हुआ? एक शासक के रूप में चुनौतियां खत्म होनी चाहिए, खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, डिप्लोमेसी से काम करना चाहिए। और वो एक शासक के रूप में अपनी चुनौतियां बढ़ाता ही चला गया। सिखों से संबंध खराब कर लिए, जाटों से संबंध खराब कर लिए, राजपूतों से संबंध खराब कर लिए, मराठों से संबंध खराब कर लिए। कितनी कितनी विवेकहीनता है उसकी। और आप पढ़ते हैं कि दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। फिलहाल किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर टंगवाई? न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस, चेन ऑफ जस्टिस। और वो है जहांगीर। ऐसा कहते हैं कि उसने आपातकालीन न्याय व्यवस्था के लिए महल के दरवाजे पर एक जंजीर लगवाई, जिसको बजा के, जिसको खींचकर, जिसकी घंटियों को बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद की जा सकती थी। और दिल्ली सल्तनत में ये काम करने का श्रेय किसको है? दिल्ली सुल्तनत में ये काम किया था किसने, बताएंगे? और बिल्कुल ठीक याद कर पा रहे हैं आप, उसका नाम है इल्तुतमिश। ये विवरण किसने दिया है? तो उसका नाम है इब्न बतूता। आई थिंक बातें क्लियर हो रही हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग जा सकते हैं, इजाजत है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। अकबर के किस चित्रकार ने अपनी प्रसिद्धि से ऊब कर आत्महत्या कर ली? अकबर का चित्रकार, और उसका नाम है दसवंत। अपनी प्रसिद्धि से ऊब कर मतलब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो अपनी प्रसिद्धि से ऊब कर आत्महत्या कर लेता है। वो है दसवंत। अगले प्रश्न पे हम लोग जा सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह, और बताने की जरूरत है मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन, तख्ते ताउस, ध्यान रहेगा। इस तख्ते ताउस को ले गया अपने साथ कौन? नादिर शाह। और फिर नादिर शाह का चेहरा अगर आपके दिमाग में आता है, ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसे? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न आपके सामने है।
3 तरह के सिक्के थे। शॉर्ट में आप पढ़िए, अकबर के द्वारा चलाया गया चांदी का चौकोर सिक्का, और वो सिक्का है जलाली। कौन सा सिक्का है? जलाली। चांदी का चौकोर सिक्का जलाली, जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं रहा। बचपन में हम लोगों ने 5 पैसे का सिक्का देखा होगा, ध्यान दिया होगा आपने, देखा है? इस क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 5 पैसे का सिक्का चलाया है, 5 पैसे की टॉफियां खरीदी हैं? मुझे बताइए, शायद 1-2 लोग हों। 5 पैसे की टॉफियां याद है? फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मुगल काल में इजारेदारी की परंपरा, और बताने की ज़रूरत है शाहजहां। दिल्ली सल्तनत में कौन है? तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में इजारेदारी की व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक मुगल काल में इजारेदारी की परंपरा की शुरुआत, और वो है शाहजहां। क्लियर? आगे अगला प्रश्न है, रज़्मनामा किस पुस्तक का फारसी अनुवाद है? और मुझे उम्मीद है इतनी बार पूछा गया है ये प्रश्न, मुझे इस प्रश्न का जवाब बताने की ज़रूरत नहीं है, और वो है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 21, अकबर ने अपने किस चित्रकार को शाही टकसाल का अधीक्षक नियुक्त किया होगा? तो फिर ख्वाजा अब्दुल समद पर ही निशान लगना चाहिए, बाकी और प्रश्नों पर नजर जानी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, मुहत्सिब सार्वजनिक सदाचार निरीक्षक, आचरण निरीक्षक कह सकते हैं कि नियुक्ति करने वाला मुगल बादशाह कौन है? तो उसका नाम है औरंगजेब। इसने बड़ी मुश्किल है भाई, इसने ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जो ये देखते थे लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, दाढ़ी रखते हैं कि नहीं, पजामे की लंबाई कितनी है, रोज़े रखते हैं कि नहीं, ज़कात अदा करते हैं कि नहीं, इस्लाम की परंपराओं का अनुसरण करते हैं कि नहीं। इसके निरीक्षण के लिए भी उसने मुहत्सिबों की नियुक्ति की, और औरंगजेब है। और विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसे कहा जाता है कि वो इस्लाम की कट्टर परंपराओं का अनुसरण करता है, एक बादशाह के रूप में, एक शासक के रूप में, एक सम्राट के रूप में। एक शासक केवल शासक होता है, धर्म से परे होता है। ना वो व्यक्तिगत धर्म को, अपने व्यक्तिगत धर्म को अपनी प्रजा पर लादने की कोशिश करता है, ना ही धर्म को आधार बनाकर लोक कल्याण के कार्यों को डिवाइड करता है। औरंगजेब की ये विवेकहीनता, ये उसकी बुद्धि से परे बात है। फिलहाल आगे देखते हैं, अकबर की समकालीन किस वीरांगना के बारे में ये कहा जाता है कि वो शेर के शिकार की शौकीन थी? और ऐसा भी कहा गया है कि अगर उन्हें ये पता लग जाए कि आसपास के जंगलों में कोई शेर है तो उनका शिकार किए बगैर उस शेर का वो जल ग्रहण नहीं करती थीं। और वो महान नायिका हैं दुर्गावती। दुर्गा की सवारी भी शेर है, माँ दुर्गा की सवारी भी शेर है। तो दुर्गा का साक्षात रूप दुर्गावती शेर के शिकार की शौकीन थी। ध्यान रखिएगा, इन महान वीरांगनाओं को, हमारी माताओं को आप याद रखिएगा, इनके वंशज होने का हमें गर्व है। स्थापत्य के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासन को संगमरमर का युग कहा गया है? और बिना किसी डाउट के जवाब है शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग
शाहजहां का काल है। और अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर। धैर्य से बैठिएगा, प्रश्न सरल हो सकते हैं, आपके रिवीजन में मददगार हैं और आपके चयन में निर्णायक रोल प्ले करेंगे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? और उसका नाम है फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद। फरीद को ही जब बाबर ने पहली बार देखा था तो हुमायूं को उसने सावधान किया था। शेरशाह सूरी यानी फरीद ने बाबर की सेना में एक प्रोफेशनल सैनिक के रूप में कुछ समय सेवाएं दी थीं। और जब बाबर ने देखा इसको, फरीद को, तो एक घटना घटी। चूंकि युद्ध के बाद विजय के उपरांत जश्न होता था, बाबर अपने हुमायूं और अपने पुत्रों और अपने विश्वस्त मंत्रियों के साथ जश्न में शामिल हुआ और वीर सैनिकों को उसने पुरस्कार दिए। तो फरीद के पास भी आया और फरीद को भी उसने कुछ देना चाहा। और फरीद ने, आप देखिए, एक बादशाह एक प्यादे को कुछ दे रहा था। और फरीद ने कहा, मैंने बहादुरी के साथ आपका साथ दिया है, उसके लिए मैंने पैसे लिए हैं, बख्शीश मैं लेता नहीं, और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर लेता हूँ। बाबर उसकी वीरता और उसकी इस जवाबदेही से एकदम अभिभूत हो गया, गले से लगाया। और उसके बाद उसने हुमायूं की तरफ देखा। हुमायूं बिरादर, इस अफगान से सावधान रहना, इसकी आंखों में मुझे बादशाहत के लक्षण नजर आते हैं। हुमायूं बिरादर, इस अफगान से सावधान रहना, मुझे इसकी आंखों में बादशाहत के लक्षण नजर आते हैं। बाबर ने शेरशाह सूरी की काबिलियत को 12 साल पहले ही पहचान लिया था। और हुमायूं मुस्कुरा के रह गए, अरे ये क्या कर लेगा मेरा। और फरीद ने दिखाया कि अगर योग्यता और समय और ऊर्जा का सही दिशा में नियोजन हो तो हिंदुस्तान की सल्तनत को भी हिंदुस्तान से रुखसत किया जा सकता है। और ये काम किया था फरीद ने। और अब है बारी क्वेश्चन नंबर 26 की। और कौन सा शासक था जो कुशल नर्तक और संगीतज्ञ भी था? अकबर के समकालीन शासक की बात हो रही है। उदय सिंह, बाज बहादुर भारमल या फिर भगवान दास? बताइए कौन सा विकल्प मैं लॉक करूं? और जवाब है बाज बहादुर, मालवा का शासक बाज बहादुर। मुझे बताएंगे मालवा की विजय के लिए अकबर ने किसको भेजा था? और वो है अधम खान। याद आया? और वो है अधम खान। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जौहर कर लिया था। ये बात भी आपको पता होगी और पता रहनी चाहिए। इस प्रश्न को देखें। मुगल सम्राट औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था। अकबर किस वाद्य यंत्र को बजाता था? बताएं भाई। अकबर। 4 ऑप्शन है और सही जवाब है नकारा, या आप इसे कह सकते हैं नगाड़ा। और एक बार ये प्रश्न ऐसे आया है कि कौन सा मुगल बादशाह ड्रम बजाता था? कौन सा मुगल बादशाह ड्रम बजाता था? और वो है अकबर। अच्छा, मुझे बताएंगे आप, हर्षवर्धन क्या बजाता था? बांसुरी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सरल प्रश्नों की श्रृंखला में तानसेन के गुरु कौन हैं? और वो हैं स्वामी हरिदास। ध्यान रखिएगा, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु, संगीत गुरु, जिनसे संगीत की शिक्षा पाई, स्वामी हरिदास।
इनका गायन सुनने के लिए अकबर को छिप कर जाना पड़ा, वृंदावन जाना पड़ा। अकबर ने बुलाया था इनको, स्वामी हरिदास को, आ जाओ मेरे दरबार में, जो चाहिए मिलेगा। बोले मैं बादशाहों के बादशाह के लिए गाता हूं, तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगा। बड़ी मुश्किल। और आखिरकार अकबर को इनका गायन सुनने के लिए इनकी कुटिया में छिप के जाना पड़ा तानसेन के साथ। फिर अकबर ने कहा, तानसेन ये बताओ, तुम भी तो उन्हीं के शिष्य हो, तुम इतना बढ़िया गाते हो, लेकिन अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते? तानसेन ने कहा, सम्राट मैं आपके लिए गाता हूं और मेरे गुरु इस अखंड ब्रह्मांडों के बादशाह के लिए गाते हैं, तो फर्क तो आएगा ही। और क्वेश्चन नंबर 30 पर नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, माफी चाहता हूं, शाहजहां के समय रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? और जवाब है इब्न हरकिरण। ध्यान रखिएगा, गलती ना करिएगा, अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी है। 2 फारसी अनुवाद रामायण के, शाहजहां के समय इब्न हरकिरण, अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी। और मुंशी बनवारी दास आपको पता है, शाहजहां के समय है प्रबोध चंद्रोदय का फारसी अनुवाद। याद आ रहा है? नाम नहीं बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, गुलजार हाल। याद आया? और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? किसने लिखा इस बात को? हिंदुस्तान में आराम के अनेक उपाय नहीं है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है, अरे बाप रे बाप, ऐसा लिख रहा है। इन्हें मित्रवत रहने की कोई लालसा नहीं है, इनमें विद्वता नहीं है, नियोजित दिमाग नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है, और ये एक आक्रांता बाबर कह रहा है, क्योंकि उसने अभी हिंदुस्तानियों के दिल और दिलेरी के किस्से सुने नहीं है, केवल 4 साल में ही चला गया। और अगर उसने हिंदुस्तानियों की दिल और दिलेरी के और दोस्ती के किस्से सुने होते तो शायद वो ये लिखने की हिम्मत नहीं करता। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब हमारे पूर्वजों ने प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस सिद्धांत, इस परंपरा पर चलने की प्रतिज्ञा के कारण हजारों विधर्मियों की शरणागति को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस दिलेरी की कहानियां, दोस्ती और वचन की कहानियां, इसके प्रमाण शायद बाबर ने देखे नहीं ना, तभी उसने ये लिखा है। और अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, किस जाट विद्रोही ने अकबर के मकबरे को क्षतिग्रस्त कर दिया और उसकी अस्थियों को जला दिया? और उसका नाम है राजाराम। याद रहेगा? सरल प्रश्न है। और फिर क्वेश्चन नंबर 32, राजपूतों की वीरता का पुष्प कौन है? और वो महानायक हैं दुर्गादास। राजपूतों की वीरता का पुष्प, वो महानायक है दुर्गादास। मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि जाटों का यूलिसीज कौन है, जाटों का प्लेटो कौन है, तो वो है सूरजमल। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33, सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का विवरण एकमात्र यूरोपीय इतिहासकार, और उनका नाम है विलियम फिंच। ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल विलियम फिंच।
नाम ऐसे रॉल्फ फिच है, थॉमस रो, तो एक जैसे लगते हैं फिंच और रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच का कथन है आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े नगर हैं, और विलियम फिंच अनारकली और सलीम की प्रेम कथा का विवरण देते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? प्रश्न पढ़ते ही उत्तर अपने आप क्लिक होना चाहिए। अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू, याद आया नाम इनका? 1347 में दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य का संस्थापक, जिसका नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू, और मनुची का यात्रा विवरण कहलाता है द फॉरगेटन एम्पायर, स्टोरियो डी मोगोर, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, नन ऑफ दीज। और मनुची का संबंध है स्टोरियो डी मोगोर से। क्लियर है? गलत तो नहीं कर रहे हैं? पूरी ऊर्जा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठिए। दी फॉरगेटन एम्पायर का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। लिखने वाले हैं आर सैबल, और ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर ये वर्नियर की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। मीना बाजार का उल्लेख कौन करता है? केवल महिलाओं का बाजार है ये, मीना बाजार। ऑप्शंस आपके सामने हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी थॉमस रो नहीं, कभी भी कैप्टन हॉकिंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। चांदी के सिक्के को, यानी रुपया, ध्यान रखिएगा रुपया की बात हो रही है, और जवाब है शेरशाह सूरी। क्लियर हो रहा है? डाउट तो नहीं है? चांदी का टका तो इल्तुतमिश। मुझे उम्मीद है ठीक कर रहे हैं आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 38, जहांगीर की शराब की पार्टियों में शामिल होने वाला कौन सा अंग्रेज? नाम बताएं। थॉमस रो हॉकिंस, थॉमस कॉरियात, एडवर्ड टेरी, और जवाब है कैप्टन हॉकिंस। इंग्लिश खान की उपाधि भी देता है जहांगीर इसे। 400 का मनसब भी देता है, याद है? सारी बातें रिकॉल हो रही हैं। मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया रहा होगा आज का सेशन। हो सकता है कि आपने आज 1 या 2 प्रश्न गलत किए हों, कोई बात नहीं है, नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। इतनी धैर्य, इतनी ऊर्जा के साथ क्लास में आने के लिए, बैठने के लिए, सहयोग देने के लिए हार्दिक आभार। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।